स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इकोनॉमी देख रहे थे। इकोनॉमी के 3 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमी के आज हम चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग विषमता की बात करेंगे, अर्थात असमानता की बात करेंगे। और ये संपत्ति का असमानता क्या, संपत्ति के बीच में खाई कितना है, कितने लोग धनी हैं, कितने लोग कमजोर हैं, इनके बीच में कितनी डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं असमानता। ये क्या है, धनी लोग हैं, ये गरीब लोग, इनके बीच में पैसा का कितना डिफरेंस है, ये बात करते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे मेंस पे बन सकते हैं। लेकिन वही है ना कि अगर समझ विकसित नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे। आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता क्या रिप्रेजेंट करता है, या किसी आबादी का आर्थिक विषमता या असमानता किसी आबादी का या समाज का आय या अवसर की असमान वितरण से को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला हमने कि आर्थिक विषमता किसी आबादी, किसी समाज, किसी समूह के आय या अवसर के असमान वितरण को प्रदर्शित करता है। असमान वितरण उदाहरण के रूप में देखो, या ऑक्सफेम भी बोला जाता है। ऑक्सफेम ऑक्सफेम तो इतना बोलता है कि 1% लोगों के पास भारत के कितने अर्थव्यवस्था है, तो 70% के करीब। जबकि वहीं बोला गया है कि 10% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का कितना है, 77% है। 10% के पास कितना है, 77% है। वहीं अगर 67 मिलियन के पास देखा जाए तो 1% है भारत के कुल संपत्ति का। तो सोच रहे हो कि कितना अंतराल होगा, सोच लो, इस पे रुक के सोचो। लगातार आर्थिक असमानता का क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात विषमता का प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला है कि बढ़ता ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण बढ़ेगा। और ध्रुवीकरण बढ़ेगा जैसे जैसे क्या होगा, जाति को लेके ध्रुवीकरण होगा। ठीक है, जाति को लेके होगा, धर्म को लेके ध्रुवीकरण होगा, लिंग को लेके ध्रुवीकरण होगा, इवन इन आधारों पे ध्रुवीकरण होगा, साथ में क्षेत्र को भी लेके ध्रुवीकरण होगा। और इनसे समस्या क्या होगी, जातिवाद बढ़ेगा। जितने वाद होंगे सब बढ़ेंगे, धर्मवाद बढ़ेगा, ठीक है, संप्रदायवाद बढ़ेगा। तो ये विषमता, विषमता क्या होगा ना, वाद को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जितने वाद हैं, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, ठीक है, जातिवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये सब ध्रुवीकरण के होता है। क्यों क्यों ऐसा होता है, कहते ना कि भाई अरे तुम हमारे एरिया के हो, यूपी के हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम भाई भाई। अच्छा तुम साउथ के हो, तो हम भाई भाई। मतलब ध्रुवीकरण का मतलब समझ रहे हो, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे क्या होता है, ध्रुवीकरण हो जाए। पहला काम ध्रुवीकरण का है। तो विषमता क्या करेगा, ध्रुवीकरण को बढ़ाएगा। तो पहला हम लोग देख लिए कि ध्रुवीकरण को, अब हम लिखते जाएंगे। आप लोग अगर कहीं नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो, लेकिन ध्रुवीकरण को पहला बढ़ावा देगा, ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा। ठीक है, दूसरी बात है कि ये क्या, तो जो हम कहेंगे सुविधाओं का अभाव होगा, सुविधाओं का अभाव होगा। इसकी वजह से सुविधाओं का अभाव होगा, मतलब क्या, ये समझ में नहीं आया। तो सुविधाओं का अभाव जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य इत्यादि, जो कमजोर वर्ग होंगे उनका क्या होगा, अभाव होगा। या हम कहें कि वंचना के शिकार होंगे, वंचना के शिकार होंगे। वंचना क्या, आर्थिक सामाजिक रूप से वंचना होगा, राजनीतिक रूप से वंचना होगा, आर्थिक रूप से वंचना होगा। ये तमाम तरीके से वंचना हो जाएगा। कौन, कमजोर वर्ग होगा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जो भाई गैप होगा तो वो कमजोर वर्ग करेगा क्या, यही होगा। जो ध्रुवीकरण है वो एकता को प्रभावित करेगा, एकता को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो राष्ट्र के सामने समस्या आ जाएंगे, वाद जैसे। और सुविधाओं का अभाव होगा तो कमजोर वर्ग में क्या होगा, मन में कुंठा आएगा, कुंठा आएगा। बड़े लोगों के प्रति क्या होगा, वैमनस्य होगा। और फिर ये हथियार उठाएंगे, और वही बात कार्ल मार्क्स का सिद्ध हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का क्या, कि हथियारों के बल पे पूंजीवाद को खत्म करना। वही चीज होगा, वंचना होगा, तो वंचना होगा तो नक्सलवाद आएगा। ठीक, दूसरा हम देखते हैं, तीसरा अगर बात करें तो इसमें
आर्थिक जोखिम की बात हो रही है। आर्थिक जोखिम की अगर बात करें तो आर्थिक जोखिम में क्या होगा? पहले तो डिफरेंस, अंतराल बहुत ज्यादा होगा, अंतराल होगा। अगर ये अंतराल बहुत दीर्घकालीन रूप से बना रहे, तो फिर क्या होगा? हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। जीडीपी बैठ जाएगी, सतत नहीं होगी। जीडीपी हमारी सतत सतत नहीं होगी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? अच्छा, ये बात तो जानते होंगे कि अगर जो धनी है तो उनका कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास अंतराल, जो नीचे तबके के हैं, उनके युवाओं को क्या करेगा? युवाओं में शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि गरीब हैं। स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो इनकी क्षमताएं क्या होंगी? गिरेगी। क्षमताएं कैसे गिरेगी? तो क्षमताएं शारीरिक रूप से गिर सकती है और मानसिक रूप से गिरेगी। मानसिक रूप से, और दोनों ही गिरना आर्थिक रूप से जोखिम पैदा कर देगा। और साथ ही साथ यही नहीं, ये वैश्वीकरण से भी दूर ले जाएगा। वैश्वीकरण एक गांव की तरफ बना देता है ना, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सक्षम नहीं होंगे, तो वैश्वीकरण से जुड़ेंगे नहीं, और वैश्वीकरण से जुड़ेंगे नहीं तो फिर हो गया, आर्थिक रूप से जोखिम हो गया। अब बात करते हैं कि राजनीतिक रूप से जोखिम। हमने कहा था ना, वंचना हो जाएगा, मतलब राजनीतिक रूप में जो कमजोर वर्ग होंगे उनके भागीदारी नहीं लिया जाएगा, उनकी उपेक्षा किया जाएगा। नीतियां जो होंगी वो इनके लिए नहीं होंगी, किसके? बड़े लोगों के लिए होंगी। तो राजनीतिक जोखिम हो जाएगा, अर्थात ये वंचित की तरफ ले जाएगा, वंचित जो राजनीतिक वंचित। फिर जो सुरक्षा जोखिम होगा, क्या होता है कि देखो, सुरक्षा से दो तरीके सुरक्षा देखा जा सकता है। सुरक्षा दो तरीके से उत्पन्न हो सकता है विषमता की वजह से। एक हो सकता है क्षेत्रीय विषमता, और क्षेत्रीय विषमता राष्ट्र को खा जाए। एक हो सकता है राष्ट्र से राष्ट्र के बीच में विषमता या असमानता, राष्ट्र के राष्ट्र में। क्षेत्रीय विषमता क्या? सपोज करो कि ये कोई ए क्षेत्र है, ये बी है, और ए क्या है? तो बहुत कमजोर है, आर्थिक रूप से क्या है? कमजोर है राज्य। और बी क्या है? यह क्षेत्र सुदृढ़ है। ये यहाँ के लोगों को क्या करेगा? हर प्रकार करके सुरक्षा देगा, खाद्य सुरक्षा देगा, ये क्या देगा? तो नागरिक सुरक्षा देगा, और ये क्या देगा? ऊर्जा सुरक्षा देगा, एटीसी जितना सुरक्षा का आयाम बताया वो देगा। लेकिन ये कमजोर क्षेत्र क्या करेगा? खाद्य सुरक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाएगा। तो इनसे राष्ट्र का विकास क्या प्रभावित नहीं होगा? राष्ट्र का विकास हो जाएगा। और इनमें अगर दुश्मनी वैमनस्य हो गया तो सोचो राष्ट्र की क्या हालत होगी। दूसरा, राष्ट्र के बीच में सुरक्षा की बात आती है। जैसे कि एक राष्ट्र, समझो अब क्षेत्र की जगह एक राष्ट्र बहुत धनी है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, एक राष्ट्र कमजोर है, तो वो हमेशा दबाना चाहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भारत और चीन के बीच में जो गलवान घाटी का डिस्प्यूट हुआ था, गलवान घाटी का, वो देख सकते हो भाई, आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ है चाइना, इवन तो यूएस टक्कर नहीं ले सकता है उससे, हम तो बहुत पीछे हैं। तो सुरक्षा जैसे जोखिम होगी, दो क्षेत्र में, क्षेत्रीय राष्ट्र तक पहुंच सकता है, दूसरा राष्ट्र के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट क्या? पर्यावरणीय जोखिम होगा। पर्यावरणीय जोखिम क्या होगा? अब पर्यावरण जोखिम की बात बड़े सिंपल सा देख सकते हैं। पर्यावरण जोखिम विषमता बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? दो परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि ये पर्यावरणीय जोखिम बढ़ेगा। इस पे लिखा हुआ पे मत जाना, जो हम बात कर रहे हैं सोचना। अगर इस पे विश्वास ज्यादा है तो तुम लोग नोट्स पढ़ लो, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे बात पे सोचने की एक नजरिया मिलेगा। पर्यावरण को दो लोग हार्मफुल करेंगे। एक धनी लोग होंगे, धनी लोग भी करेंगे, और गरीब भी करेगा, दोनों करेगा। जो धनी होगा वो क्या करेगा? संसाधनों का दोहन करेगा, ठीक है? संसाधनों को क्या करेगा? संसाधनों का दोहन करेगा। इवन विकास के माध्यम से वो पर्यावरण क्षति करेगा। लेकिन गरीब क्या करेगा? ये इसके पर्यावरण जोखिम होगा। जो गरीब होगा, ये गरीब व्यक्ति ये शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं होगा। शुद्ध पानी ये करेंगे तो करप्ट ये सबसे ज्यादा,
पर्यावरण का दुष्प्रभाव ये पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब ही होगा। इनको शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, इनको शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा, इनको शुद्ध संसाधनों तक पहुंच नहीं मिलेगा, पहुंच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी प्रभावित होंगे पर्यावरण से, पर्यावरणीय जोखिम इनके पास आएगा। अगर आपदा आ गया पर्यावरणीय प्राकृतिक रूप से, तो ये झेल नहीं पाएंगे, प्राकृतिक आपदा झेल नहीं पाएंगे। तो विषमता दोनों पे प्रभाव करेगा। पर्यावरणीय होगा, किया किसके द्वारा जा रहा है? धनी लोगों से, और उसका प्रभाव गरीबों पर दिखाएगा सबसे ज्यादा। अब जरा सा बात करते हैं आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या क्या पहल की गई है, इसको अच्छे से समझना। तो एक असमानता, विषमता को घटाने के लिए काम किया गया है, विषमता को घटाने के लिए तो कर में सुधार किया गया है, कर में सुधार किया गया है, सुधार किया गया है, जैसे जीएसटी लाया गया, ठीक है, जैसे आप आई जीएसटी लाया गया, जैसे जैसे कर स्लैब में परिवर्तन किया जा रहा है, ये सुधार किया जा रहा है। ठीक, कर सुधार किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है। सब्सिडी क्या? तो उर्वरक पे दिया जा रहा है, जो कमजोर वर्ग हैं उनको अनाज दिया जा रहा है, पीडीएस, जो कमजोर वर्ग हैं डीबीटी दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। साथ ही साथ विषमता को कम करने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, कर सुरक्षा हो रहा है, और क्या? तो इनकी संपत्ति का सुरक्षा दिया जा रहा है, संपत्ति का सुरक्षा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल, तो एसटी की जमीन कोई ट्राइब के अलावा और नहीं खरीद सकता है, ये डीएम निगरानी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में दे दिया। फिर हम कह रहे हैं कि आय वितरण में सुधार किया जा रहा है, आय वितरण में सुधार किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? योजनाओं का लाभ उचित व्यक्ति तक पहुंचे, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई गरीबों के लिए चलाएगा तो गरीबों को ही मिले, ऐसा नहीं कि धनी आदमी को सुनिश्चित किया, लेकिन आल्दो इस पे क्वेश्चन में उठा सकते हो। तो विषमता कम करने के लिए ये बहुत सारे स्टेप चलाए जा रहे हैं, और भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये लिमिट नहीं है विषमता कम करने के लिए। अब जरा सा देखो कि विषमता कम करने के लिए तो क्षेत्रीय विषमता भी तो है, तो उसके लिए भी तो कुछ कदम किया जा रहा होगा। कदम क्या किया जा रहा है? तो स्थिरता और विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है स्थिरता और विकास के लिए? स्थिरता और विकास के लिए क्या? डिजिटल लाया जा रहा है, डिजिटल मोड लाया जा रहा है, सबको कनेक्ट किया जा रहा है, समस्याओं को जाना जा रहा है, समस्याओं को पहुंचाया जा रहा है, योजनाओं को फैलाया जा रहा है। ये स्थिरता और विकास, डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या? एमएसएमई, जो छोटे उद्योग हैं उनको हम समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी पहुंच बना रहे हैं। इवन उनकी बेचने के लिए जेम पोर्टल है, एलोकेटेड कर दिया गया है। इनकी प्रतिस्पर्धा स्तर को बढ़ा रहे हैं, स्तर को बढ़ा रहे हैं एटीसी। क्षेत्रीय रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्षेत्रीय रूप से, जैसा कि पहले हमने बताया था कि फर्स्ट में क्या कृषि हमारा ध्येय था डेवलप करने के लिए, सेकंड में उद्योग पे रखा गया, और इन दोनों योजनाओं का परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय विषमता ज्यादा बढ़ गई, और वो विषमता करने के लिए, अंतर पाटने के लिए योजना आयोग, मतलब एड़ी चोटी का बल लगा लिया योजना आयोग, लेकिन कर नहीं पाया। 12वें तक आते आते भी ये क्षेत्रीय विषमता कम नहीं हुई। जैसे कि नॉर्थ साउथ में भी देख लोगे तो क्षेत्रीय विषमता समझ में आ जाएगा। इवन छोड़ो, यूपी के ही क्षेत्र में देख लोगे तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल की हालत बहुत खराब है। ठीक है, तो स्थिरता विकास के लिए काम किया गया, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया गया। वित्तीय मार्गदर्शन, नीति आयोग के निर्देशन में वो उद्देश्य से स्टार्ट कर रहा है, मतलब अपना उद्देश्य कुछ एम डिसाइड कर रहा है, और उस एम को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश दे रहा है हर क्षेत्र को। तो ये काम स्थिरता और विकास के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या काम कर रहा है। अब दो बातें की कि असमानता के लिए काम कर रहा है, और असमानता हमेशा क्या होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाएगा।
सामाजिक सुरक्षा के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि असमानता सामाजिक सुरक्षा कभी भी, मतलब सामाजिक सुरक्षा के जाल नहीं फैला सकता। जो कमजोर वर्ग हैं उनके पास सामाजिक सुरक्षा होगा ही नहीं। तो सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत क्या कर रहा है? तो भारत पेंशन दे रहा है, वृद्धा पेंशन योजना। क्या दे रहा है? आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत कर रहा है। किसानों को क्या कर रहा है? तो फसल बीमा योजना दे रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। आवास दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ना। किसान मानधन योजना चलाया गया, किसान मानधन योजना। तो जितना योजना याद रहे मानधन योजना उतने ही बढ़िया है। आप लोग अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, लिख सकते हो, इम्पैक्टफुल लिख सकते हो। अब देखो आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? असमानता दूर क्यों नहीं हो रहा भारत में? तो पहला है कि व्यक्तिगत प्रयास, आय का अंतर या विषमता, आर्थिक रूप से विषमता हमारे प्रयास में दिख जाता है। जैसे कि एक बात करें विषमता कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा बात देखोगे तो जो किनको प्रोत्साहन मिलता है, जो मध्यम वर्ग के हों चाहे हाईली एजुकेटेड हों, उन्हीं को प्रोत्साहन मिलता है, वही स्टार्टअप का लाभ ले पाते हैं। लेकिन बात तो ये है कि गरीबों को प्रोत्साहन कहाँ मिल रहा है? गरीबों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। वो लोन लेने जाएंगे स्टार्टअप के लिए, किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। भेदभाव किया जाएगा किन के साथ? स्टार्टअप योजना में अगर कोई गरीब लेने जाए तो हमारी बात है कि जो ये दिखा रहा है कि आय में अंतर व्यक्तिगत प्रयासों को दर्शाता है, व्यक्तिगत प्रयासों को दर्शाता है। आय में अंतर, जो आय में अच्छे होंगे वो उद्योगपति बनेंगे, नॉलेज में अच्छे होंगे उद्योगपति बनेंगे, जो शिक्षा में होंगे विश्वास होगा वो उद्योगपति बनेंगे। लेकिन यहां तो बात होती है गरीबी की। क्या गरीब को कभी देखा है एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमी बनते हुए? ये सोचता ही नहीं। नॉलेज धन होने के बाद भी वो धन ही नहीं होगा, ना नॉलेज होगा, कुछ ही तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ी तो विषमता की क्रिएट करने की यही है कि व्यक्तिगत प्रयास में देखा जाए तो भी नहीं होगा। अगर हम देखें तो शिक्षा, यही बात नहीं है। पहला तो स्टार्टअप की बात किया, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लें। शिक्षा और स्वास्थ्य की हर एक का अपना अलग अलग पॉकेट होगा, अपना अलग अलग क्षमता होगी, अलग अलग क्षमता होगी। किसकी? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके। बड़े लोग होंगे बहुत अच्छी जगह, कहो लंदन में, यूएस में पढ़ाएं, स्वास्थ्य बड़े प्राइवेट में करें। ये बड़े लोग की क्षमता। उससे कम हो तो पहुंच रखते हैं, हर जगह अपनी करेंगे। उससे कम हो तो वो अलग शिक्षा लेवल होगा, अलग स्कूल, अलग स्वास्थ्य सुविधाएं लेंगे। मतलब आय वर्ग के लोगों के भीतर भी समान, एक आय वर्ग के लोग में भी भीतर भिन्न भिन्न हो सकती है क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति। तो ये भी हमारे लिए क्या असमानता के कॉज करते हैं। अब तीसरा समझो ऐतिहासिक अंतर की बात करें। ऐतिहासिक अंतर की, ऐतिहासिक अंतर की बात हम अगर करें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये बात समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारा शुरू से कटा रहा, नॉर्थ ईस्ट हमारा शुरू से कटा रहा। और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए भारत ने क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। अगर किसी में उच्च बहुत ज्यादा विषमता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में देखा गया विषमता है, उस विषमता की वजह से वो क्या होगा, उनके अंदर सामाजिक गतिशीलता नहीं होगा, सामाजिक गतिशीलता नहीं होता। असामाजिक गतिशीलता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो शुरू से नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री उठा लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट को उपेक्षा किया गया और सामाजिक आर्थिक रूप से वो क्या हो गया, पिछड़ गया। तो ऐतिहासिक अंतर की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है। तो ऐतिहासिक अंतर की वजह से भी आर्थिक असमानता हो सकती है। यहाँ पे सरकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे, कहां कहां से इसको तो पहुंचने के लिए, भेद करने के लिए, मतलब
सुनिश्चित करने के लिए काला धन प्रोजेक्ट, पता नहीं एमबीए प्रोजेक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह कितने लेके आए, लेकिन वही हाल है। तो ऐतिहासिक अंतर भी क्या हो, एक चुनौती बना हुआ है। फिर मौद्रिक संसाधन की बात करें तो ये भी चुनौती है। मौद्रिक संसाधन की चुनौती क्यों बोल रहे हैं? मौद्रिक संसाधन जैसे चुनौती है, जैसे कि भाई अगर विषमता होगा, जहां पे विषमता होगा, ठीक है, और कमजोर वर्ग के अगर लोग होंगे तो वहां पे कैसा संगठित बनेगा, संगठित अर्थव्यवस्था होगा नहीं। जो क्षेत्र कमजोर होगा वो असंगठित होगा। संगठित का मतलब क्या? आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आपको वो कंपनी क्या कर रही है, आपकी सामाजिक सुरक्षा दे रही है, जैसे पेंशन की बात कर रही है, जैसे स्वास्थ्य की बात कर रही है कि जाओ उस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य की सुविधा उठाओ, लेकिन असंगठित नहीं करेगी। तो असंगठित क्षेत्र को मौद्रिक संसाधन भी बाधाएं बन सकती है। असंगठित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, असंगठित या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था करें, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ काला धन या समानांतर अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। काला धन की उपस्थिति, असंगठित क्षेत्र की उपस्थिति, काला धन की उपस्थिति। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मौद्रिक संसाधन भी बाधाएं बन सकती हैं असमानता को विकसित करने में। जैसे एग्जांपल, मौद्रिक संसाधन में देखो, मौद्रिक संसाधन में क्या क्या हो सकता है? मौद्रिक संसाधन में एक अनौपचारिक संगठन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है असमानता विकसित करने में? तो काला धन हो सकता है। यही नहीं, भ्रष्टाचार भी हो सकता है। कर की चोरी होगी, ठीक है, कर न जमा करने की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। और कर जमा करने की बहुत कम लोग कर जमा करेंगे, बहुत कम होंगे। तो ये मौद्रिक संसाधन भी हमारे विषमता के लिए क्या है, चिंता के विषय है। कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए कि सब लोग कर दें, काला धन प्रभावित ना हो, अनौपचारिक संगठन को औपचारिक संगठन में बदला जाए। फिर है मानव पूंजी की बाधाएं। क्या है मानव पूंजी की बाधाएं? भाई अगर जो असमानता होगा, विषमता होगा, तो जो कमजोर होंगे उनके पास पैसा ही नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो निवेश क्या करेंगे? निवेश घंटा करेंगे? निवेश ही नहीं करेंगे। और निवेश नहीं करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा ही नहीं, उनकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे कि कृषि है, कृषि की बात करें तो कमजोर वर्ग में कृषि में अगर निवेश नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन या उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मानव पूंजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और उत्पादकता कम हो गया तो फिर अगले साल तो और कृषि में गिरावट आएगी, क्योंकि और पैसा लोन हो गया, निवेश नहीं कर पाएगा, और होगा। फिर क्या? तो फिर एक और है कि पुनर्वितरण की वजह से भी चुनौती है। पुनर्वितरण भी हमारे लिए चुनौती है। पुनर्वितरण कैसे? धन के पुनर्वितरण की चुनौती। अगर धन की पुनर्वितरण की बात करें कि पुनर्वितरण कैसे किया जाए, ये भी हमारी चुनौती है। पुनर्वितरण देखो, धनी और इसमें हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे बात है कि अगर योजना ही ला रहे हैं, धन के वितरण करना चाह रहे हैं, लोगों को देना चाह रहे हैं, तो हमको ये सुनिश्चित करना, ध्यान केंद्रित करना चाहिए किसको? कमजोर वर्ग पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कमजोर वर्ग ही उस योजनाओं को क्या करे? लाभ उठा पाए। लेकिन ये हमारा सुनिश्चित करना हमारे लिए चुनौती है कि कमजोर ही हो पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल में जो आरक्षण दिया गया, किसके लिए दिया गया? कमजोर वर्ग बढ़। लेकिन आए दिन ऐसा देख रहे होंगे कि जो अच्छे हैं वर्ग, एसटी है चाहे एससी है, जो पैसे वाले हैं, वो उसका अभिजात वर्ग ही
विशेष लाभ उठा रहा है, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंच ही नहीं रहा, वही हाल योजनाओं का है। तो अब आ जाते हैं दूसरा, असमानता हमने खत्म कर दिया, अब बेरोजगारी की बात करते हैं। असमानता से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? असमानता से, विषमता से क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। विषमता से क्वेश्चन होता है कि हर एक कहें दुष्प्रभाव का या गरीबी गरीबी का या बेरोजगारी का समस्या विषमता में ही छुपी हुई है। इसे तर्क सहित सिद्ध कीजिए, तर्क सहित सिद्ध करिए। और ये सब हम ना कह रहे हैं कि बेसिक अभी जान लो, पढ़ लो, नोट्स है, इसको 4-5 बार रिवीजन करो, फिर एडवांस लेवल पे जब मेंस के लिखेंगे, देखो कैसे खटाखट सब आंसर दोगे। बात ये ना कि मगज में तो है नहीं कोई पॉइंट, कैसे है, कोई बनाया नहीं आज तक, बस पढ़ते आए किताबी कीड़ा की तरह, कैसे करेंगे? चलो हम क्वेश्चन नहीं बताते हैं, नहीं तो इससे होगा कि इसी के पीछे भागोगे। मुझे मालूम है ना, क्योंकि हम भी भागते थे, इसीलिए कह रहे हैं इसी के पीछे भागोगे, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। वो बातें एक जगह सिनाप्सिस होनी चाहिए कि हाँ ये प्रभाव होगा। तो विषमता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेरोजगारी की बात करें। बेरोजगारी का मतलब क्या? बेरोजगारी का मतलब सीधे सीधे बोले, जब एक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह न कर पाए, ठीक है, जब एक व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य न मिले, उसे बेरोजगार माना जाता है। क्या? जब किसी व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने के लिए कोई कार्य न मिले, करने का काम न मिले, तो उसे बेरोजगार ही बोला जाता है। लेकिन ये बहुत घटिया परिभाषा है। इस बारे में कहेंगे कार्य न मिले मतलब एक कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या हो, कार्य करने के इच्छुक हो और वह शारीरिक रूप से क्या हो, समर्थ भी हो, तब जाके कार्य नहीं मिलता है, तो वो कहा जाएगा कि बेरोजगार है। वैसे प्रोफेसर पीगू का नाम ले सकते हो, पीगू का, कि व्यक्ति तभी बेरोजगार कहलाता है जब उसके पास कार्य नहीं हो और रोजगार पाने का इच्छुक हो। क्या? कार्य नहीं हो और रोजगार पाने का इच्छुक हो, वो काम करने के लिए इच्छुक हो। तो आईएलओ ने भी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इसको परिभाषित किया। जो भी पसंद आए वो उठा लेना, लेकिन थोड़ा व्यापक उठाना। उसने, आईएलओ ने बोला कि उन व्यक्तियों को बेरोजगार में शामिल करेंगे जो एक दिए हुए दिन में काम की तलाश में और रोजगार में नहीं लगे हैं। मतलब एक दिन जो दिया गया है उसमें वो काम की तलाश कर रहे हैं और रोजगार में नहीं लगे हुए हैं, रोजगार में नहीं लगे हैं। अगर इनको हम काम दे दें तो ये क्या करने, काम करने लगते हैं। तो ऐसे को बेरोजगार बोला जाता है कि एक दिए हुए दिन में उसके पास कोई काम नहीं हो या काम की तलाश करता हो, रोजगार में नहीं लगा हो, किंतु अगर रोजगार दिया जाए उस व्यक्ति को तो वो काम में लग सकते हैं। इसी को बोलते हैं बेरोजगारी। अर्थात एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों हो, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिलता हो, तो उसको कहेंगे बेरोजगार व्यक्ति है। तो कितने तरीके से इसको परिभाषित किया जाए? देखो, जब भी परिभाषित करना है तो ये 3 एलिमेंट हमेशा, बेरोजगार के 3 तत्व हैं, प्रमुख तत्व हैं। पहला क्या कि व्यक्ति की काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम करने की क्षमता नहीं है और वो कह रहा है कि हम करें। जैसे बच्चा पैदा हुआ, कहा कि वो बेरोजगार है 5 साल की, काम कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता, तो उसको कैसे बेरोजगार बोल दोगे? तो व्यक्ति काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इससे परिभाषा बना लें, व्यक्ति के काम करने की इच्छा होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। और व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है घर पे बैठा है, कह रहा है हम बेरोजगार हैं, हमको घर पे आके कोई काम दे। भाई ढूंढो तो। ये तीनों चीज परिभाषा में अभी रोक के पॉज करके कोई ऐसा परिभाषा बनाओ जो तीनों इन्वॉल्व हो जाए। बाकी तो हम देखेंगे, लेकिन जरूर ट्राई करो। हम कहते हैं ना, दिमाग खोलना है तो खोलो। अभी हम ये कहें कि बेरोजगारी वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का क्षमता होते हुए, इच्छा होते हुए और वो काम ढूंढ रहा है और फिर भी उसे काम ना मिले, तो हम कहेंगे कि वो बेरोजगार है।
हमने बोल दिया अपना, ये तीनों को इन्वॉल्व किया कि व्यक्ति में क्षमता होते, इच्छा होते हुए भी काम ढूंढने का प्रयत्न करता है और उसे कोई काम नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं बेरोजगार। खत्म। अब आईएलओ का नाम दो चाहे जिसका नाम दो। तो बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं, अब देखो प्रकार पढ़ने के लिए। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। ये कृषि में पाया जाता है। अक्सर ये ऐसी बेरोजगारी है, जैसे ये मान लो कि एक खेत है ना, इस एक परिवार काम कर रहा है, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और इसके उत्पादन 100 टन गेहूं हो रहा है, और इस 10 लोगों में से अगर 3 लोग को हटा दिया जाए, केवल 7 लोग ही ये काम करें, तब भी 100 टन गेहूं उत्पादन हो रहा है। तो अर्थात 3 लोग क्या है, फालतू के लगे हुए हैं, इसमें फालतू के लगे हुए हैं। तो ये 3 लोगों को बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब देख लो, अब समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारी का वह स्वरूप जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, छुपा हुआ होता है, इसलिए छुपी बेरोजगारी भी बोलते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, जिसमें आवश्यक से अधिक व्यक्ति लगे होते हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्यों से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता। हो गया ना, देख लो। दूसरा अल्प रोजगार। अल्प रोजगार दो तरीके से हो सकता है। अल्प रोजगार एक तो हो सकता है कि कोई शिक्षित व्यक्ति है, जैसे आप बीटेक किए हो और आपको क्या लिपिक का काम मिल रहा है, मतलब क्लर्क का काम मिल रहा है। इसके शिक्षा के अनुसार इसको काम नहीं मिला तो भी अल्प बेरोजगारी होगी, क्योंकि उसकी कुशलता के अनुसार उसको जॉब नहीं मिला, तब भी अल्प बेरोजगारी होगी। और दूसरा क्या, तो कि सप्ताह में 7 दिन में उसको मान लो 3 दिन रोजगार मिला, बाकी 4 दिन बैठा रहा, तो इसको कहेंगे अल्प बेरोजगारी। अल्प रोजगार दोनों अवस्था में होगा, मतलब कि अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलना या पूरा कार्य नहीं मिलना ही क्या होता है, अल्प बेरोजगारी होती है। क्षमता के अनुसार, जैसे इंजीनियरिंग डिग्री वाला लिपिक का काम करने लगे, इसे अल्प रोजगार कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को कार्य करता हुआ दिखाई तो परंतु इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है बीटेक वाला का, तो इसको अल्प रोजगार बोला जाता है, ध्यान रखना। अब आते हैं खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का क्या है, ये तीसरा नंबर है। खुली बेरोजगारी के मतलब इंसान के अंदर क्षमता भी है, वो कार्य करना भी चाहता है, लेकिन उसे कार्य मिलता नहीं, यही होता है खुली बेरोजगारी। क्षमता भी होता है, कार्य करना चाहता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है। जैसे शिक्षित, तकनीकी योग्यता प्राप्त है, लेकिन उनको काम करने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, जिसको शिक्षित एक है मौसमी बेरोजगारी। होता है क्या है, मौसमी बेरोजगारी कृषि में दिखता है भारत में। कैसे कि मान लो ये खेत है, खेत में जब बोना हो, बोने के समय में यहाँ पे खूब काम मिल रहा है, आओ भाई आओ। और उसके बाद इसको काट के निकालना हो, फसल तो पकेगी, काट के निकालने पे रोजगार मिल रहा है, लेकिन बोने और काटने के बीच में क्या हो रहा है, उसको कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही होता है, भारत में ये कृषि में पाया जाता है। बता सकते हो शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी वो होता है कि हमें शिक्षा है, शिक्षित मतलब हमें शिक्षित हैं, हम कौशल युक्त हैं, हम क्या कर रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो रोजगार नहीं मिल रहा है। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम शिक्षित हैं, बीटेक हैं और हम लिपिक का काम कर रहे हैं, ये भी शिक्षित क्या हो जाएगा, लिपिक का काम कर रहे हैं, ये भी शिक्षित बेरोजगारी होती है, दोनों। अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या एनएसओ के अनुसार बेरोजगारी के 3 परिकल्पनाएं दी जाती हैं। एनएसओ के आधार पे 3 क्या है, गरीबी के कारण बेरोजगारी के बात बोल रहा है। 3 प्रकार की बेरोजगारी एनएसओ बताता है, 3 प्रकार के बताता है, ध्यान रखना। इससे पहले हमने बताया था वो नहीं, ये एनएसओ द्वारा 3 बताया गया है। एनएसओ द्वारा पहला बताया चिरकालिक बेरोजगारी, अर्थात 365 दिन अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, एक दिन भी जॉब नहीं मिलता है, उसको बोलेंगे चिरकालिक बेरोजगारी है।
ये खुली जो बेरोजगारी हमने बताया उसी का टाइप है। दूसरा है साप्ताहिक बेरोजगारी, अर्थात उसको सप्ताह में 7 दिन में एक दिन भी उसको रोजगार नहीं मिलता, एक दिन भी नहीं मिलता, उसको बोलेंगे साप्ताहिक बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी अर्थात 7 दिन में कुछ दिन मिलता है बेरोजगार, 1 या 2 दिन, बाकी दिन उसको नहीं मिलता है, ये बोलेंगे दैनिक स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, सप्ताह में की बात हो रही है। और इसमें अल्प रोजगार जो है वो भी शामिल हो सकते हैं, जैसे शिक्षा के आधार पे उनको, शिक्षा के योग्यता के आधार पे उनको क्या जॉब ना मिले, तो वो दैनिक स्थिति बेरोजगारी में आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों अच्छे से ध्यान रखना। बेरोजगारी के कारण क्या है? अगर कारण देखा जाए बेरोजगारी के कारण क्या है तो बड़ा व्यापक रूप से है। क्या? तो पहले बात है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से हो रहा है, तो पहला कारण क्या हो गया? जनसंख्या। दूसरी क्या कि जनसंख्या की वृद्धि होने पे श्रम शक्ति में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही है तो ये करना चाह रहे हैं लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वही जनसंख्या बढ़ा। दूसरा क्या, इनकी शिक्षा अच्छी नहीं है, कौशल युक्त शिक्षा नहीं है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है, जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाते। बीटेक कर लिए लोग, और जो मान लो आईटी से बीटेक है, अगर उनके कम्युनिकेशन से कोई सॉल्व दे दो प्रॉब्लम कि इंटरनेट की ये प्रॉब्लम करो, यार छोड़ो ना, कंप्यूटर को फॉर्मेट मार दो, नहीं मार पाते हैं यार। ठीक है, कुटीर उद्योग, जितने कुटीर उद्योग हैं उनका पतन हो रहा है। कुटीर उद्योग 11 करोड़ लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है। लेकिन अगर ये कुटीर, और इस पे तो कोविड ने तो और प्रलय छा दिया ना, प्रलय ला दिया। कोविड की वजह से कुटीर उद्योग की पतन हो गया बहुत सारा। यही नहीं, कुटीर उद्योग एमएनसी के सामने टिक नहीं पाते हैं जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो। तीसरा क्या, कृषि की मानसून पे अधिक निर्भरता। मानसून पे अधिक निर्भरता भी बेरोजगारी का कारण बनता है। खेत है, उस पे रोजगार वो काम कर सकता है, फसल उगा सकता है, पैसा कुछ कमा सकता है, कुछ पैसा कमा सकता है, लेकिन क्या है, मानसून पे निर्भरता है। वो बेचारा करे तो करे क्या, किसी दिन मानसून आ गया तो उसकी खेती हुई, पैसा आमदनी आया, ठीक है, खर्चा चला, लेकिन कभी मानसून नहीं हुआ तो वो तो बेरोजगार हो गया ना, उसके फसल नष्ट हो गया, वो उल्टा ऋण में आ गया, और वो ऋण को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उत्पादन के साधनों में असमान वितरण, भूमि पूंजी जैसे उत्पादन के असमान वितरण की वजह से बेरोजगारी हो रही है। अब ये बात समझो कि असमान वितरण की एक एग्जांपल ले रहे हैं कि दोनों से हो सकता है, कैसे एग्जांपल ले रहे हैं बता, आपको समझ में आना चाहिए कि भूमि, मान लो कि भूमि है और हमारे देश में सीमांत और छोटे किसान की परसेंटेज कितना है मालूम है? 85%। 85% है, जो कि एक एकड़ से भी भूमि इनकी क्या है? कम है, 1 एकड़ से भी कम है। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ से भी ज्यादा है। ये भूमि के वितरण भी बेरोजगारी का कॉज करता है। इतने यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 एकड़ पे 10 लोग डिपेंडेंट है, 10 लोग डिपेंडेंट है, 10 लोग डिपेंडेंट है। और फिर क्या, ये 10 लोग में से 1 एकड़ में क्या सबकी पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा भाई। और यहाँ पे 2 ही लोग हैं 10 एकड़ में, तो बाकी यहाँ पे मान लो कि 2 का पेट भर सकता है 1 एकड़, तो बाकी 8 लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए ना। तो ये केवल हम भूमि का, पूंजी भी असमान वितरण होगा तो बेरोजगारी होगी। कैसे होगा पूंजी के असमान वितरण की वजह से? जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास, हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, पूंजी है, 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, हमने एक किराना का दुकान खोला और बैठ गया, हमें आमदनी होनी है, हमें रोजगार मिल गया। लेकिन अगर यही पूंजी ना हो तो कहाँ निवेश कर पाओगे? तो असमान वितरण भी बेरोजगारी कॉज करता है।
और सरकार ने यही किया कि पूंजी को देने के लिए स्टार्टअप योजना जैसे चलाया, लेकिन वो भी क्या विभेदकारी है। उसके बाद अविकसित सामाजिक दशाएं क्या, तो पहली सामाजिक संस्था में बहुत ज्यादा कमी, जैसे जाति व्यवस्था, परिवार, संयुक्त परिवार, छुआछूत, संयुक्त परिवार की एक बात बताएं कि संयुक्त परिवार में एक कमाने वाला बाकी 10 खाने वाले, एक कमाने वाला 10 खाने वाला, 11 लोग में 10 लोग बेरोजगारी। समाज में क्या, शिक्षा की कमी की वजह से भी हुआ। अंधविश्वास भी क्या करता है, बेरोजगारी बढ़ाता है। बेरोजगारी बढ़ाने के कारण भी पड़ रहे हैं। श्रम शक्ति की गतिशीलता या श्रम का अभाव भी हो सकता है ना। श्रम का अभाव मतलब कौशल युक्त चाहिए, किसी टेक्नोलॉजी में कौशल चाहिए, हमारे पास कौशल युक्त श्रम नहीं है, हमारे पास हाथ से काम करने वाले हैं, स्किल्ड नहीं है, तो फिर तो हो गया कल्याण। पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव, वही कौशल नहीं। पूंजी निर्माण की धीमी गति, स्वरोजगार के लोग मतलब किसी को रोजगार करना नहीं चाहते हैं, सब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि स्वरोजगार में रिस्क लेना पड़ेगा। और भी कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के। शरणार्थी आके किसी क्षेत्र में बढ़ जाए, शरणार्थी आ गए इस क्षेत्र में बढ़ गए तो संसाधनों पे दबाव बढ़ जाएगा, संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। नीति और कार्यक्रम का अभाव हो जाए, लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हो जाए, पुनर्विकास की धीमी गति हो जाए, आर्थिक सुधारों के नीतियों का रोजगार का पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ये सब कारण बेरोजगारी के हो सकते हैं। डीकेडी करेंगे एक एक चीज को लेके, लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम। बेरोजगारी के परिणाम क्या होगा ये देख लो, बेरोजगारी के परिणाम, बेरोजगारी का परिणाम, ठीक है। परिणाम क्या होगा, परिणाम 3 स्तर पे देखा जाएगा, व्यक्ति का स्तर पे, समाज के व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, और उसके बाद समाज के स्तर पे, और देखो तो फिर राष्ट्र के स्तर पे भी दिखेगा। लेकिन समझेंगे क्या हो रहा है। व्यक्तिगत विघटन की बात करें, व्यक्तिगत विघटन में व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। अरे छोड़ो यार, 10 बार चक्कर काटा, रोजगार नहीं मिला, चलो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, तस्करी करते हैं, पैसा मिलेगा। और खास करके जब युवा जनता ज्यादा हो तब ये चीजें की संभावनाएं देश को गर्त की तरफ ले जा सकती है। असामाजिक गतिविधियां होगी, जैसे अनुशासनहीन होगा, युवाओं के जीविका के ऐंठन, एक दूसरे को ऐंठेंगे, ठगेंगे, ठीक है, लूटेंगे, पैसा फोन करके आपके ओटीपी मांगेंगे, तो ये व्यक्तिगत रूप से विघटन होगा। उसके बाद पारिवारिक रूप से विघटन होगा, क्या, तो परिवार की एकता को नष्ट कर देगा। देख लो, परिवार है, संयुक्त परिवार है, एक कमाने वाला 10 खाने वाले, कुछ ही समय में विघटन हो जाएगा। ये कहेगा कि अरे हम ही सब इकट्ठे कर लिए का, तुम कमाओ खाओ। और बेरोजगार व्यक्ति जिस मानसिक अशांति में रहता है, जो बेरोजगार व्यक्ति होता है वो मानसिक अशांति रहता है, वो अपनी बीवी को मारेगा, बच्चे को मारेगा, और अपने माता पिता को बोलेगा उल्टा सीधा, विघटन होगा ही, तो परिवार का विघटन होगा। सामाजिक विघटन होने लगेगा। सामाजिक विघटन कैसे, जब बेरोजगारी होगी, वंचना आएगा, तो सौहार्द नष्ट हो जाएगा। जैसे नक्सलवाद का उत्पाद क्यों हुआ, नक्सलवाद बेसिकली ये वंचना की वजह से हुआ था। इनके क्षेत्र में विकास नहीं था, हार पाच के कुंठित होकर, मानव वैज्ञानिक रूप से कुंठित होकर क्या हुआ, ये बंदूक हिंसा का सहारा ले लिया। जैसे सौहार्द नष्ट हो जाएगा, इसमें सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की वृद्धि होगी।
इवन बेरोजगारी में इसकी वजह से इसके बहुत भयंकर परिणाम आ सकते हैं। लोगों के बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से उनकी मानसिक क्षमता कम हो जाती है। जो दोहन पहले कर सकता था वो दोहन नहीं कर पाएगा, मानसिक क्षमता कम हो जाएगी। मेरे लिखने पे मत जाना, गंदा राइटिंग है, आवाज पे जाना। मानसिक क्षमता है तो उनके परिणाम भी बहुत बुरे होंगे। और बेरोजगारी का राजनीतिकरण होना, लोकतंत्र का, इवन बेरोजगारी का राजनीतिकरण होगा और लोकतंत्र का रुख ही बदल जाएगा। जो लोकतंत्र में भागीदारी चाहिए जनता की, वहां जनता की उपेक्षा होने लगेगा। इतना व्यापक हो सकता है। आर्थिक रूप से प्रभाव क्या होगा इनके? बचत और पूंजी दर में गिरावट होगी, आर्थिक विषमता में वृद्धि होगी, निम्न उत्पादकता होगा, आर्थिक समृद्धि दर कम होगा, मानव संसाधन का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाएगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में कमी होगी। ये सब आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा। क्या सुझाव होना चाहिए इसके लिए? तो भैया जनसंख्या पर नियंत्रण करो, उद्योग धंधों का विकास करो, एमएसएमई को सपोर्ट करो, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म से हटो, कृषि को विकास करो, कृषि ही नहीं कृषि के साथ अलायंस भी लाओ, कृषि से संबंध क्षेत्रों पे भी ध्यान दो, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन ना, हानि निकालना। गांव, चूंकि 68% गांव विकास करता है। अगर गांव, ये गांधी जी बोले थे कि अगर गांव को विकास कर दिया, गांव, भारत गांव में निवास करता है, अगर गांव विकास हो गया तो देश अपने आप विकास होगा। आज तो जाके आत्मनिर्भर भारत लेके आ रहे हैं गांधी जी। पहले कब कोविड की मार खाए तब जाके पता चला कि भैया नहीं, गांव की तरफ देखना पड़ेगा, ये तो कभी अर्थव्यवस्था बदल सकता है। तब आत्मनिर्भर भारत लेके आ रहा है। रोजगार उन्मुख शिक्षा नहीं है, अब जाके एनईपी लेके आए हैं। और एनईपी कितना प्रभावी हो रहा है अब देखा जाएगा। कौशल शिक्षा की बात कहा गया, उद्योगों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। जो रेगुलेटरी है वो उनके ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा ना, रेगुलेटरी वाले, जिससे उद्योग वगैरह चलते हैं। तकनीकी प्रोत्साहन करना पड़ेगा, तकनीकी रूप से। देश में रोजगार के लिए एक राष्ट्रीय नीति सुनिश्चित किया जाए, अखिल भारतीय स्तर पर मानव शक्ति सेवा का गठन किया जाए, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, औद्योगिक सेवा को सुदृढ़ता दिया जाए, बल्कि सबसे ज्यादा ग्रामीण को क्या किया जाए, ग्रामीण को सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए। तो कार्य क्या कर रही है बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत? ये कई बार क्वेश्चन प्री में उठा लिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे वही ऑप्शन दिया। ऐसे हम एग्जाम्पल और भी दे सकते थे, लेकिन वही एग्जाम्पल ज्यादातर यूज किया है जो प्री में अक्सर क्या होता है, पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि ट्राइसेम किसके लिए है? तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार देने के लिए, तो ग्रामीण के लिए है। कब बनाया गया ये भी पूछ लिया गया, 1979 में आया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया, आईआरडीपी, कब लाया गया? तो 1980 में लाया गया। प्री का क्वेश्चन। तो इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनको कौशल विकसित करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया? तो 1980 में लाया गया। ये काम के बदले भोजन कार्यक्रम का पुनर्गठित संस्करण है। तो पूछा जाता है कि ये काम के बदले भोजन कार्यक्रम का पुनर्गठित संस्करण का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम 1980 है। हम एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं लेकिन प्री को कवर कर रहे हैं, जो अक्सर गलत होते हैं। जोहर रोजगार योजना कब लाया गया? कई बार मैच फॉलोइंग में पूछा गया, 1989 में लाया गया। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया। दो लोग को, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जोहर रोजगार स्टार्ट किया गया। इसमें 90 से 100 दिन तक रोजगार प्रदान करने की बात कही गई है और इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे रहते हैं उनके बारे में बात। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लाया गया था? 2001 में लाया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी देखो, रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिला के ये संपूर्ण लाया गया। तो ये कंपोनेंट हमेशा पूछ लेता है, तो प्री के लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लाया गया, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो 2005 में ये स्टार्ट हुआ था और
पारित हुआ था, सॉरी, एक्ट पारित हुआ था 2005 में। 2006 में शुरुआत कहां से हुआ था? प्री के फिर से क्वेश्चन, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली से स्टार्ट किया था, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया। इसको चेक कर लेना, 8 या 9 है, अभी अभी मोबाइल पे कर लेना। रुको हम ही कर लेते हैं। तो ये हमने सही बताया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। नोट्स में भी सही कर लेना इसको, डाटा कुछ गलत हो जाते हैं। और ये देश के सभी 614 जिलों में लागू है। ये एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर 100 दिन की गारंटी दिया जाता है काम करने के लिए, और पार्लियामेंट द्वारा कानून के द्वारा दिया जाता है। तो पहला ऐसा रोजगार गारंटी है जो कानून के द्वारा घोषित किया गया है। एक सदस्य को कम से कम साल भर में 100 दिन काम देने की, रोजगार देने की जिम्मेदारी लेता है, और साथ ही साथ उसमें 33% महिलाएं होंगे, ये भी बात बोलता है मनरेगा। अगर इसमें दूसरी बात है कि जो रोजगार दिया जाएगा वो अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, और इसमें वैधानिक न्यूनतम मजदूरी जो होगी वो देय होगा, और इसका भुगतान कितने दिन के अंदर करना होगा? अगर कोई किसी ने मनरेगा में काम किया तो 7 दिन के भीतर उसके भुगतान हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि रोजगार के संबंध में अगर किसी ने आवेदन किया तो 15 दिन के भीतर आपको रोजगार देना है, 15 दिन के भीतर देना है। और दूसरा 5 किलोमीटर के अंदर जहां रहता है उसके 5 किलोमीटर के अंदर देना है। अगर मान लो 5 किलोमीटर से ऊपर हुआ तो 10% आप अतिरिक्त मजदूरी दोगे, 10% अतिरिक्त मजदूरी दोगे। और जॉब कार्ड अगर 15 दिन के अंदर ना मिला, 15 दिन के भीतर रोजगार देने की बात करता है, अगर नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दो। और एक जॉब कार्ड कितने साल के लिए वैलिड होता है? 5 साल के लिए होता है। अगर समय सीमा के अंदर रोजगार नहीं मिल गया तो आवेदन को बेरोजगारी भत्ता देना होगा, और न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का कम से कम 1/3 आपको देना होगा बेरोजगारी भत्ता। मतलब अगर 300 रुपया है तो 100 रुपया उसको बेरोजगारी भत्ता देना होगा आपको, वैधानिक मजदूरी का कम से कम। ठीक है, इतने बात समझ में आया? ये प्रावधान है, हमेशा ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में लिख लोगे तो हो जाएगा। हम लिखना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लिखें और टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो हमने कहा मनरेगा भी है। उसके बाद बेरोजगारी के लिए निदान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2013 में लाया गया, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 2014 लाया गया। इस प्रकार के हम बहुत सारी योजनाएं गिना सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाया गया, स्टार्टअप इंडिया 2016 में लाया गया। थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि 3-4 लिख सको। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016-17 में लाया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम 2015 में लाया गया। ठीक है ना, रोजगार को ही बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम ICDS भी लाया गया। और ये पूछा गया कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 1875 में स्टार्ट हुआ था। 1975, गलती बहुत है, 1975 में स्टार्ट हुआ था ये स्कीम। और 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को क्या न्यूट्रिशन देना, और गर्भवती महिलाओं को क्या स्तनपान कराने की बात करता है, पोषण की बात करता है। मेक इन इंडिया 2014, ये 1975 कर लेना प्लीज। रोजगार में कमी के कारण क्या है? रोजगार में कमी के कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोजगार में कमी के कारण क्या है? तो पहली बात क्या कि रोजगार में कमी होने का पहला कारण हम जो बता रहे हैं वही देखना, नीचे मत देखना। आर्थिक विकास की कमी, आर्थिक विकास की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना में कमी, अवसंरचना में कमी, वित्त की कमी, वित्त की कमी, वित्त की कमी। ये 3 तो ऐसे ही बोलोगे, आर्थिक विकास की कमी, अवसंरचना की कमी, वित्त की कमी। आर्थिक विकास होगा, वहां पे उद्योग होंगे, नए नए कंपनियां आएंगे, वो होगा सबसे बड़ा। ये एक पहला चंक देखा। दूसरा चंक देखो, दूसरा चंक हमने क्या किया ना कि भारत मतलब एलपीजी सुधार तो किया, और एलपीजी सुधार में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विनिर्माण की बात करना चाहिए। लेकिन विनिर्माण की स्टेज किए बिना सेवा के स्टेज में महारत हासिल कर लिया सेवा में,
और विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पिछड़ गया। तो ये भी एक रोजगार की कमी को दर्शाता है, रोजगार की कमी की दर्शाता है। और ये इवेंट तक 2011 में विनिर्माण क्या आया है, 12वीं पंच योजना में क्या यूपीए सरकार ने लाए विनिर्माण के लिए। ओवरऑल विनिर्माण के फलित होते हुए देखा जा रहा है मेक इन इंडिया से देखा जा रहा है, या पीएलआई योजना से, ठीक है। तो इनसे देखा जा रहा है फलित होते हुए विनिर्माण सेक्टर। अदरवाइज इससे पहले तो विनिर्माण क्षेत्र कमजोर ही हो गया था। फिर क्या, ये पहला चंक था, दूसरा चंक ये, और तीसरा चंक ये है कि आयात हम क्या करें ना कि अपने ज्यादा सस्ता के चक्कर में आयात ज्यादा करने लगे। चाइना वाले से हम कंपटीशन कर नहीं सकते क्योंकि उन मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण में बहुत अच्छे यूज किए, वहां के प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, आयात किए तो हमारा एमएसएमई के जितने प्रोडक्ट थे वो महंगे प्रतीत हुए, तो खरीदा नहीं गया बल्कि बाहर से आयात किया गया। तो आयात भी बेरोजगारी को कहीं बढ़ाया। क्यों? एमएसएमई का पतन होगा, कुटीर उद्योग का पतन होगा, ठीक है। फिर क्या, चौथा, आधुनिकीकरण भी मतलब मशीनों का आना, एआई का आना, मशीन आना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, कहीं ना कहीं मानव को जो खपाया नहीं, 10 लोगों का काम ये एआई कर सकता है, मशीन कर सकता है, 10 जगह की एक लगा, तो ये भी एक रोजगार की कमी के कारण हुआ। कौशल, एमएनसीज आई, वो मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उनमें कौशल चाहिए, कौशल हमारा नहीं था लोगों के पास, तो रोजगार की कमी हो। तो ये तमाम कारण हो सकते हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ो, नहीं चाहो तो ये डीकेडी पे हो जाएगा। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के दूसरा नजरिया देखते हैं। रोजगार की, बेरोजगारी अभी देख रहे थे, और रोजगार को देखते हैं नजरिया। श्रम बल भागीदारी दर देखा जाए तो 41.8 थी 2020-21 में, और सक्रिय रोजगार की तलाश करने वाले कितने परसेंट थे? 4%, 4.2% कार्य बल बेरोजगार थे। 52 करोड़ को काम मिला है। अगर 136 करोड़ देखा जाए, उसमें 52 करोड़ लोगों को कार्यबल मिला है, और उसमें भी देखा जाए जो 52 करोड़ है तो उसमें 48% कार्यबल किसमें है? कार्यबल कृषि में 48%। सोच सकते हो इसको, एनालिसिस को सोचो, 2 मिनट सोचो इस बात पे। प्रमुख उद्देश्य क्या है रोजगार के बारे में? तो भाई रोजगार देना है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, कम से कम इनकी श्रम बल भागीदारी 30% तक बढ़ाना है रोजगार में। औपचारिकरण को बढ़ावाना है, मतलब संगठित क्षेत्र को बढ़ावा देना, असंगठित को कम करना उद्देश्य है रोजगार का। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास, समावेशी विकास पर बल देना है। जो श्रमिक हैं उनको उचित मजदूरी मिले, कार्य दशा मिले, उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि ऐसा रोजगार दें कि ये सारी चीजों की प्राप्ति मिले। महिलाओं की 30%, कार्यबल का औपचारीकरण हो, मतलब संगठित क्षेत्र ज्यादा हो, लेकिन भारत में 80% या 90% असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में क्या, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा है ही नहीं है, कार्य दशा अच्छा नहीं है, मजदूरों को अच्छी वेतन नहीं मिलती, तो ये सुनिश्चित करें। साथ ही ये विकास कैसा हो? विकास समावेशी विकास हो, अनुसंधानीय हो, सतत विकास हो। सीमाएं क्या हो जाती हैं रोजगार के समय में, क्या बाधाएं आ जाती हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये बातें हम कर लेते हैं पॉइंट टू द पॉइंट। बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो सामाजिक सुरक्षा में नहीं आते। क्यों? श्रम नियम के दायरे में नहीं आते। क्यों? क्योंकि सब असंगठित क्षेत्र में है। आधे से भी कम स्नातकों के पास अपेक्षित कौशल है। सोचो, आधे से भी कम स्नातक के पास, जो ग्रेजुएट हैं उनके पास कौशल नहीं है, रोजगार की योग नहीं है, आधे से। इवन ये छोड़ो ना, जो कौशल दे रही है भारत, कौशल प्रशिक्षण दे रही है भारत, उसमें से 49% ही रोजगार प्राप्त करने योग्य हैं। ये निकला था कौशल रिपोर्ट में, तो वो बता रहा है। कार्यबल और इनकी भागीदारी पे समयबद्ध और आवधिक डेटा अनुमानों का अभाव, डेटा ही नहीं उपलब्ध है। कृषि के मशीनीकरण के कारण कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। क्यों? महिलाएं उसमें छटनी वगैरह में लगे होती हैं। ऑटोमेशन, मल्टी स्किलिंग के कारण विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के गिरावट आई है, जो हमने बोला आधुनिकीकरण की वजह से। और शायद कोविड ने भी कमर तोड़ ही दिया। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, और
सिकुड़ने के बाद प्राइवेट सेक्टर क्या हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर कौशल मांग रहा है, दोनों चीज से हम जा रहे हैं। तो ये हमारी चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं रोजगार के संबंधित। तो योजनाएं क्या लेके भारत चल रही है, तो मनरेगा जो पीछे हमने डिटेल में पढ़ा उसी को बड़े शॉर्ट टर्म में, संपूर्ण रोजगार योजना, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ई श्रम पोर्टल, असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बेरोजगारी के दौरान भत्ता प्रदान करने पर लक्षित है, जिसको अटल पेंशन योजना जो भी कहो। साथ ही साथ क्या कर रही है, गवर्नमेंट टू सिविलियन, मतलब जो सिटीजन है वो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेस टू बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ई श्रम राष्ट्रीय करियर सेवा जैसे डेटाबेस आपस में जोड़ा जा रहा है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो श्रम बाजार सूचना प्रणाली जैसे पहलों के माध्यम से कौशल और प्रशिक्षुता को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब कि कौशल विकास ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। श्रम कानून को क्या करें, सरल करें, संशोधन करें, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जैसे साधनों के माध्यम से रोजगार संबंधी डेटा संग्रह में सुधार करना चाहिए, ये डेटा संग्रह ही अच्छा नहीं है। औपचारिकरण बढ़ाने में फोकस रखें, असंगठित को संगठित बनाएं, मजदूरी से संबंधित नियमों को सुदृढ़ करें, अच्छे से लागू करें कि कम से कम बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनकी मजदूरी से पूरे हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा तो प्रोवाइड ही करना है, व्यवसायिक सुरक्षा। अब आ जाते हैं, ये हमारा क्या है, गिग वर्कर, गिग वर्कर्स की बात करते हैं, गिग वर्कर्स की बात करते हैं। गिग वर्कर्स है क्या, तो गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो फ्रीलांस की तरफ करते हैं। फ्रीलांस की मतलब क्या, मतलब कि वो किसी कंपनी से नहीं जुड़े होते हैं, उनको कोई भी हायर करे, काम करवाए, पैसा दे, बस काम बनता, तो फ्रीलांस के रूप में काम करते हैं, गिग वर्कर कहलाते हैं। और नीति आयोग ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाला, इसलिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नीति आयोग ने यह बोला कि जो गिग वर्कर भारत में हैं उनकी संख्या बढ़ के 23 मतलब 2,35,00,000 तक संख्या हो सकती है गिग वर्कर्स का, 2 करोड़ से ऊपर हो सकता है, 2.5 करोड़ के लिए। और जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की थी वो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से रिपोर्ट जारी की थी। उसमें ये बोला कि 2030 तक भारत बहुत ज्यादा बूम कर सकता है, किसमें, गिग वर्कर में। तो गिग वर्कर के वर्तमान समय में इसका महत्व क्या है, पहली बात, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अनुसार अगर डिफाइन किया जाए तो गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो कोई काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में संलग्न होता है, लेकिन वो किसी के अंडर में नियुक्त नहीं होता है, जैसे कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है, वो नियोक्ता के कर्मचारी संबंधों से बाहर होता है, ऐसी गतिविधियों से आय करता है, तो उसको बोलते हैं गिग वर्कर। मतलब कि कंपनी की नौकरी न करते हुए वो 10 जगह अनुबंध के माध्यम से, या कि हम ये काम कर देंगे तुम हमें 5,000 रुपया दे दो, दूसरे से बोला कि हम ये काम कर देंगे, उसकी स्पेशलिटी है 7,000 रुपया दे दो, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। ऐसे मतलब बहुत सारे और भी डिमांड हो सकते हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल बताया। वो किसी कंपनी में नहीं काम करते हैं, किसी नियोक्ता के अंडर काम नहीं करते हैं, वो फ्री स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, कोई भी काम करता है या किसी कार्य व्यवस्था में संलग्न हो सकता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, गिग वर्कर बोलते हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की परिभाषा के अनुसार। लगभग आधे बिलियन श्रम बल के साथ भारत गिग कार्यबल में दुनिया में सबसे बड़ा होगा। ऐसा बोला गया कि 50% श्रम बल होंगे, उसमें भी सबसे ज्यादा गिग कार्यबल गिग वर्कर से ज्यादा होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इस गिग वर्कर को बढ़ावा देने के लिए क्या चीजें हैं, तो वैश्विक महामारी गिग वर्कर को अगर बढ़ावा देने की कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हुई हैं, तो कोविड महामारी हुई है। कोविड की वजह से गिग वर्कर ने और उछाल आया है, शहरीकरण की वजह से ये गिग वर्कर कंसेप्ट में आया है, इंटरनेट के आने से ये गिग वर्कर में वृद्धि हुई है, डिजिटल प्रौद्योगिकी डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से हुआ है, स्मार्टफोन स्मार्ट टैबलेट वगैरह आने से हुआ है। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का विकास हुआ है, स्टार्टअप भी इसमें लाया जाता है।
तो गिग अर्थव्यवस्था से लाभ क्या होगा, गिग वर्कर से क्या लाभ होगा? तो जो उपभोक्ता हैं, गिग वर्कर को काम देते हैं उपभोक्ता हैं, उनको क्या होगा? उपभोक्ता गिग अर्थव्यवस्था से क्या होगा? तो उपभोक्ता का होगा। क्यों? क्योंकि गिग वर्कर हमेशा सस्ते पे काम कर देना चाहेंगे, तो वो बस जब सस्ते पे होगा तो वस्तुओं का दाम क्या होगा, सेवाओं का दाम कम होगा। मांग विशेष के अनुकूल, मांग के अनुसार क्या होंगे, सेवाएं और उत्पाद क्या होगा, मिलेगा। उपभोक्ताओं की मांग पे अधिक ध्यान दिया जाता है। कामगार स्तर पे क्या इसको लाभ मिलेगा? तो कामगार के स्तर पे दूर से काम करने के अवसर के साथ साथ काम के घंटे को लेकर लचीलापन होगा, कि जो गिग वर्कर होंगे दूर से भी काम कर लेंगे और वो कभी भी खाली होंगे, वो भी उनको बस एक टाइम पीरियड मिलेगा कि इतने दिन में करके दे देना है तो करके दे देगा, बस खत्म बात। और फ्रीलांसर के तौर पे ये एक कंपनी में जुड़ रहा हो सकता है या दो कंपनी में होगा कि हाँ भैया हम ये काम करेंगे, किसी भी एक से अधिक कंपनियों में जुड़ सकता है। दूसरी बात है कि वो अपनी रुचि को ही क्या बना लेगा, अपना करियर बना लेगा। मान लो कि सॉफ्टवेयर विकसित करना उसकी रुचि है, तो विभिन्न कंपनियां हैं जिस इस समय सॉफ्टवेयर है, तो फ्रीलांसर के रूप में कॉल करेंगे, 10,000 रुपया एक सॉफ्टवेयर को ऐप बनाने को लोगे, तो 10,000 में ऐसे 10 भी आ गए तो तुम्हें 10 दिन में 1 लाख रुपया मिल जाएगा। कारोबार, कारोबार को क्या फायदा होगा कि भाई जो परमानेंट अगर रखेंगे कर्मचारी कंपनी, तो वो क्या करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो ज्यादा लागत होगी और उससे सस्ता काम फ्रीलांसर में हो जाएगा। मांग के आधार पर तेजी से बढ़ने की योग्यता वाले दक्ष कारोबार बढ़ेंगे, कि मांग को ध्यान पे रखते हुए जब भी चाहे आधार, जब भी उनको जरूरत होगा मांग को देखते हुए उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा है कि हस्त, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि रुमाल की मांग एक बाइट बढ़ गया और उसमें भी कढ़ाई वाली रुमाल, जो कि ग्रामीण क्षेत्र का कर सकता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र के या जो हस्त कौशल विकसित होगा वो कर रहा है, एक बाइक मांग हुआ तो इसकी क्या हुआ, ग्रामीण वाला बंदा जो हस्त कौशल है वो 10 कंपनियों से टाई अप कर लिया कि भैया हम 100 रुमाल देंगे, और ये लोग एग्री हो जाएंगे क्योंकि उस समय मांग थी। अधिक रचनात्मक और नवाचार के लिए कार्यस्थल पे व्यापक विविधता मिलती है इसकी, अधिक रचनात्मक होता है, नवाचार के लिए कार्यस्थल पर व्यापक विविधता मिलती है इसमें गिग अर्थव्यवस्था में। तो नीति आयोग की रिपोर्ट का क्या निष्कर्ष रहा, पूरा जो गिग इकोनॉमी में दिया तो निष्कर्ष क्या था कि कार्यबल की संख्या अभी कितनी है, 77 लाख है, और 2029-30 तक कितना हो जाएगा, तो 2.35 करोड़ हो जाएगा। दूसरी क्या, ये कार्यबल की संख्या के बारे में बोला। दूसरा कि कार्य का प्लेटफॉर्माइजेशन, अब गिग वर्कर की एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे हैं, एक मंच के रूप में हो रहा है कि वो मंच आपको गिग वर्कर प्रोवाइड करेंगे, आप बस काम बताओ। दूसरी क्या कि प्लेटफॉर्माइजेशन हो रहा है, तो कैसे, एग्जांपल 75% से अधिक कंपनियों ने गिग कार्यबल की संख्या 10% है, मतलब 75% कंपनियों में जो गिग वर्कर हैं उनमें संख्या 10% है कि काम हुआ खत्म। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि बिक्री में लगभग 26.6 लाख गिग वर्कर, परिवहन में 13 लाख गिग वर्कर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख गिग वर्कर काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। गिग वर्कर के लिए उच्च संभावना वाले उद्योग कौन कौन से हैं, तो निर्माण है, विनिर्माण है, खुदरा और परिवहन है, लॉजिस्टिक है। ये नीति आयोग ने क्षेत्र आइडेंटिफाई किया कि इस क्षेत्र में गिग वर्कर ज्यादा जा रहे हैं। गिग कार्यबल का कौशल स्तर देखा जाए तो मध्यम कौशल वाली नौकरियों में गिग वर्कर की हिस्सेदारी कितनी है, जो मध्यम कौशल वाली नौकरियां हैं उसमें गिग वर्कर की 47% हिस्सेदारी है। अगर उच्च कौशल वाली नौकरियों में देखा जाए तो 22% की हिस्सेदारी है कार्यबल की, और वहीं कम कौशल वाली नौकरियों में देखा जाए तो गिग वर्कर की 31% हिस्सेदारी है। तो गिग कार्यबल के कौशल स्तर के आधार पर भी नीति आयोग ने निकाल दिया, ठीक है। और कौशल का ध्रुवीकरण देख रहा है, क्या देख रहा है कि भाई कि मध्यम कौशल वाले, जो मध्यम कौशल श्रमिकों की संख्या में क्या हो रहा है, संख्या में गिरावट आ रही है। वहीं जो उच्च कौशल वाले श्रमिक हैं और कम कौशल वाले श्रमिक हैं उनमें वृद्धि हो रही है। तो उच्च वाला का एक क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, और एक निम्न कौशल वाला है उनमें ध्रुवीकरण हो रहा है। बीच वाला कोई है ही नहीं, इसमें गिरावट हो रही है। तो उच्च कौशल और निम्न कौशल ये दो ध्रुव बनते जा रहे हैं, ऐसा देखने को बता रहा है कौन, नीति आयोग।
गिग वर्कर का सामना किए जाने वाली चुनौतियां क्या है। अब ये अच्छी बात है और अच्छे से समझना चाहिए कि क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला है कि नौकरी संबंधी सुरक्षा का अभाव। भाई इनको अनियमितता है, वेतन नहीं मिलता है, रोजगार की अनिश्चितता है, वो जो हायर करेगा उसी का काम करेगा, मान लो हायर नहीं किया तो। जैसे ओला और उबर के ड्राइवर में आय में गिरावट हो क्योंकि उनको सवारी ही नहीं मिल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो कि आईपीएल हो रहा है, आईपीएल के समय लोग क्या करते हैं, फूड बहुत मंगवाते हैं, तो फूड डिलीवरी ऐप द्वारा अस्थायी रूप से हायरिंग कर लिया गया, अस्थायी रूप से हायरिंग कर लिया गया। तो जब आईपीएल चल रहा है तभी इनको नौकरी मिली है, जब आईपीएल खत्म तो फिर से ये बाहर। तो नौकरी संबंधी सुरक्षा का अभाव है इनमें, और साथ ही इनको काम मिलेगा नहीं। काम अगर नहीं मिलता है तो आय अगर इनको नहीं मिलता है, अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं मिलता, तो इनको तनाव होगा, ये भी चुनौती है। दूसरी बात है कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी तक अगर सीमित पहुंच है, ठीक है, प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक कामगारों के लिए बाधक बन सकती है। अगर इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की सीमित पहुंच है तो फिर क्या होगा, गिग वर्कर के लिए बाधक के रूप में काम करेगा। दूसरी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काम करते हैं, संविदा पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं मालिक से और गिग वर्कर में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दिया जाता है, वो जब चाहें तब हटा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा नहीं कि तुमको हम ये कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा या अन्य अधिकार इनको नहीं दिया जाता, तो ये भी एक चिंता है। एल्गोरिदम प्रबंधन रेटिंग के आधार पे होता है। भाई अगर 5 स्टार मिला तो वो बहुत बढ़िया वर्कर है, उसको हाई पेमेंट मिला, और किसी ने क्या कर दिया, 3 स्टार दिया, उसको हायर कम लोग करेंगे और पेमेंट भी कम करेंगे। तो इस एल्गोरिदम सिस्टम को हो सकता है कि ये बहुत अच्छा जानता हो, लेकिन किसी ने खुन्नस कुछ हो गया, ह्यूमन फॉल्ट हो गया और खुन्नस खा के 3 स्टार दे दिया, तो भैया उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तनाव वगैरह स्ट्रेस होगा। जैसे ओला और उबर के कर्मचारियों की निगरानी देखा जाता है कि भाई तुमको 5 स्टार मिला है, तुम हमारे ओला में काम करो, लेकिन तुम्हें 3 ही स्टार मिला है या 2 स्टार मिला है, तुम निकल जाओ क्योंकि तुम अच्छे नहीं हो। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है गिग इकोनॉमी के। प्लेटफॉर्म कंपनी एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी भी फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का निर्माण करता है। एक प्लेटफॉर्म होता है कंपनी, वो क्या करते हैं, फाउंडेशन टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी का क्या करता है, निर्माण करता है, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पे अन्य कंपनियों से पैदा होती है, अन्य कंपनियों से पैदा होती है और अपने बिजनेस को बढ़ाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी क्या करेगी, और दूसरों को भेजेगी टेक्नोलॉजी, और उससे पैसा आएगा, उसी से कमाती है। लेकिन ये न्यू व्यवसाय जो है फाउंडेशन टेक्नोलॉजी, वही ना चला तो दिक्कत तो यहाँ पे है। ठीक है, नीति आयोग ने सिफारिश क्या किया गिग वर्कर को लेकर। गिग वर्कर को क्या कि भाई गिग वर्कर के उचित मूल्यांकन करें। गिग वर्कर की जैसे हम नेशनल हेल्थ सर्वे कराते हैं, वैसे ही कुछ आप उनकी श्रमिक भागीदारी के रूप में या नेशनल सैंपल क्या करें, सर्वे कराएं इन गिग वर्कर के बारे में, उचित मूल्यांकन करें, पहले जाने कि हमारी क्षमता क्या है, उसके बाद में हम रोड मैप बनाएंगे, तो पहले तो क्षमता बनाएं। और दूसरी बात है कि हम प्लेटफॉर्माइजेशन का जो गिग वर्क का प्लेटफॉर्म बन रहा है उसको प्रोत्साहित करें, इनको हम क्या करें, पहुंच दें, ऋण दें कि वो अपना प्लेटफॉर्म दे बनाए, प्लेटफॉर्म करें। और ऐसा नहीं है कि इन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो हम क्या करें कि इनका शोषण करें। उनकी जो भी कानून है, नियम है, उसमें सरल तो करना ही पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म और अच्छे हो। तो पहला ये बात हुआ। प्लेटफॉर्म स्वनियोजित व्यक्तियों को कस्बे, शहर, व्यापक बाजारों में अपने उत्पाद को बेचने का मदद करें। जो प्लेटफॉर्म बनाया जाए वो लोग क्या करें, कस्बों और शहरों में व्यापक बाजार बना उत्पाद बेचने की मदद करें कि हाँ भाई तुमको चाहिए, अच्छा क्या चाहिए, ऐप बनवाना है, ठीक है, हम तुमको 2000 में ऐप बनवा के दे देंगे। ऐसा करें, वो बंदे को हायर कर रखेंगे, बोलेंगे काम आ गया लो। जैसे ओला ने 2 पहिया तिपहिया स्टार्ट कर दिया, 4 पहिया वाहन तो था ही, लेकिन 2 पहिया और तिपहिया को भी स्टार्ट कर दिया। और ऐसे में क्या कर रहे हैं, किराया पे यात्रियों को ले जा रहे हैं जो कम पैसा ले रहे हैं, 2 पहिया तिपहिया, 4 पहिया को जो बियर नहीं कर सकता। ऐसा कुछ हो सकता है, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं ओला जैसे ना। वित्तीय समावेशन की गति को बढ़ाया जाए, मतलब उनके ऋण दिया जाए, पहुंच बढ़वाया जाए,
वित्तीय उत्पादों को लोगों तक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करें कि लोगों तक पहुंच मिले, लोग बड़े आसानी से उनको क्या करें, प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको काम मिले और वो दूसरे गिग वर्कर को काम दें। ऐसा कुछ सुझाव दे रहा है कौन? नीति आयोग। वो बोला कि फिनटेक और प्लेटफॉर्म बिजनेस दोनों का उपयोग किया जा सकता है गिग वर्कर को यूटिलाइज करने के लिए। प्लेटफॉर्म बिजनेस के रूप में, प्लेटफॉर्म के बिजनेस के रूप में हम जानते हैं कि क्या होता है, अक्सर प्लेटफॉर्म बिजनेस की क्या, जो उपभोक्ता होता है, ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ये है उपभोक्ता, उपभोक्ता सॉरी उपभोक्ता, और ये कौन है? उत्पादक है, उत्पादक है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई जाओ उपभोक्ता तक। जैसे ओला क्या करता है, ओला, ओला एक तो ऐप है, चलाने वाला कोई और, उपभोक्ता मंगाता है, ये बीच में बस इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर देता है, हो गया ना। फिर प्लेटफॉर्म बिजनेस से संबंधित नौकरियों हेतु कौशल का विकास करना, कि ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के कौशल तो प्रदान करो कि लोग क्या करें, धीरे धीरे कौशल, ये प्लेटफॉर्म बनाए और लोग सुविधा देने लगे, जोड़ने लगे, किसको? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जोड़ने लगे। ये कृषि में भी बहुत बेनिफिट कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ना कि कृषि को लेकर कोई नहीं आता, लेस प्रॉफिट दिखता है लोगों को। जैसे ई श्रम पोर्टल, ये श्रम पोर्टल क्या है कि उत्पादक, ये पोर्टल है, ये उत्पादक है, मतलब कोई कंपनी है, उनको श्रमिक चाहिए, तो ये पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, ये श्रमिक इसमें रजिस्टर्ड है, ये लिंक रहेगा, अरे हाँ यहाँ पे खाली है तुम जाओ। समझ रहे हो? सामाजिक समावेशन को बढ़ावा, मतलब कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाए, जागरूक किया जाए, ऐसा किया जाए, सामाजिक समावेशन को बढ़ाया जाए, समान सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जाए, सबको सामाजिक सुरक्षा कवरेज दिया जाए, मतलब कि उदाहरण, सुझावों और प्रथाओं के सीखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पेड लीव जैसी व्यवस्था होनी चाहिए इत्यादि। ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो भाई पहला है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रेज फ्रेमवर्क का उपयोग करके परिचालन किया जा सकता है, ये बताया। रेज फ्रेमवर्क है क्या? तो आर फॉर रिकॉग्नाइज, ए फॉर अलाउ, इन फॉर इनकॉर्पोरेट, आई फॉर, एस फॉर सपोर्ट और ई फॉर इंश्योर। आप इसको ना अपने हिसाब से डिकोड करना कि ना, यहाँ पे लिखा है समतापरक योजना तैयार करने के लिए फर्क की विविध प्रकृति को मान्यता देना। भाई नहीं, रिकॉग्नाइज मतलब कि पहली पहचान करो, सीधी बात है। पहचान कौन गिग वर्क कर रहा है उनकी पहचान करो, डाटा कलेक्ट करो ना, वो पहचान करो। यहाँ पे घंटा कुछ मत लिखना। अलाउ अलाउ अलाउ, यहाँ पे देखो, पढ़ो। इनोवेटिव वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुख में वृद्धि की राह आसान करना। घंटा ये कुछ नहीं करो, कुछ नहीं, अपने दिमाग लगाओ। अलाउ करना है, क्या करना है? अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? आसान करना, मतलब कि इनको एक प्लेटफॉर्म से जोड़ना। अभी पढ़ा ना, प्लेटफॉर्म से जोड़ना, मतलब ये प्लेटफॉर्म जो कि इनको क्या, उपभोक्ता तक पहुंचाए, उपभोक्ता तक पहुंचाए उत्पादन के, हाँ, जो उत्पादक हैं उन उपभोक्ता के बीच में कनेक्ट लिंक, ऐसा कुछ करना कि वो उनको सामाजिक सुरक्षा मिल चुका। बस ये ना, इनकॉर्पोरेट। फिर पढ़ो इसको, हम लिखे भले हैं, ये किसी का है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं करना है ना, आप लोग दिमाग नहीं चलाओगे, इसलिए हम बता रहे हैं। इनकॉर्पोरेट योजना तैयार करते हैं समय प्लेटफॉर्म के विशेष हित, रोजगार सृजन को प्रभावित करने वाले कारक प्लेटफॉर्म को के कारोबार और कामगारों को एकीकृत करना। हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें बस ये है कि इनकॉर्पोरेट करो। इनकॉर्पोरेट करो मतलब कि संयोजन करो, एकीकृत करो, किसको? उत्पादक, उपभोक्ता और प्लेटफॉर्म, तीनों को इनकॉर्पोरेट करो। दूसरी बात, अब आ जाओ सपोर्ट की बात। फिर पढ़ोगे, हमें नहीं समझ में आएगा। मतलब सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्ट करो, ऐसी व्यवस्था बताओ कि जागरूक करो, ठीक है ना, लोगों को जन जन तक जागरूक करो कि भाई देखो, हम ये है, तुम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, यहाँ पे इसकी मांग हो रही है। डाटा एनालिसिस करे सरकार कि इसकी मांग ज्यादा है, इतने लोगों को इकट्ठा करें, उस मांग को जो पूर्ति कर सकते हैं उसका प्लेटफॉर्म बना दे और लोगों को जागरूक करते रहे। सपोर्ट होना हो गया ना, सपोर्ट हो गया, खत्म। इंश्योर करो, इंश्योर करो कि लाभ हमेशा कामगारों को सहजता से उपलब्ध होगा। और कैसे होगा? इंश्योर कर सके, प्लेटफॉर्म वगैरह, लिंक वगैरह के माध्यम। तो
हमेशा ना दिमाग की चलाओ, अपनी सुनो, मतलब दूसरे के पढ़ते रहोगे। प्लेटफॉर्म की अर्थव्यवस्था के भविष्य को सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था के भविष्य को, वो प्लेटफॉर्म जो बनाया है, जो लिंक करता है, इसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए करना। औपचारिकरण करो इसका, इसकी बाधाओं को पहचानो, निवारण करो, ये सारी चीजें करोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दिमाग चलाते रहो, जैसे जागते रहो ना वैसे ही दिमाग चलाते रहो ना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।